अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो ओम्स लॉ ये करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफ़ी मुश्किल है, वो भी करेंगे। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 15 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ है और आसान भी बहुत है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये वीडियो लेक्चर देख लो और जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा वो लिख लो। इंशाल्लाह ये लॉ हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि मैं भी जो काम करवाया जाता है मेरे यूनिवर्सिटी में मैं लिखता हूँ उसे, ताकि जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे वो चीज़ याद रहे। तो ओम्स लॉ कहाँ से शुरू होता है? 1826, आज से 100 साल पहले, या 100 साल नहीं, 98 कह लो या 94, बल्कि 96 साल पहले। तो 96 ईयर अगो पहले ये आपको जो है वो लॉ दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम्स ने। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये लॉ दिया था। मेड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये लॉ बेसिकली, ये लॉ दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करता है और इसके अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन भी है जो कि पेपरों में आ सकती है। तो ये लॉ दो चीज़ों के दरमियान जो है वो डिफरेंस करता है। मैं डेरिवेशन इधर लिखवा दूंगा, न्यूमेरिकल यहाँ कर दूंगा, पॉइंट्स यहाँ लिखवा दूंगा आपको। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ आपके पास कहता है कि आपके पास जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। The current flow through the circuit is directly proportional to applied voltage। चाहे तो ये लिख लो, the current flow, जो करंट फ्लो करता है थ्रू सर्किट, सर्किट के ज़रिए से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज पर। मतलब क्या है? V ये लिख लेना, डेरिवेशन है और आ सकती है पेपरों में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन अब है क्या? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अब क्या मुराद है? पढ़ना तो ये बहुत आसान है, आप लोग तो जीनियस हो गए होंगे इस चीज़ में, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर जितना ज़्यादा करंट है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस था। ये V क्या है? V आपके पास जो है, V जो है वो आपके पास सैम्बल है किसका? V आपके पास सैम्बल है वोल्टेज का, VOLT, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इससे पहले की क्लास में कराया है, अगर वो नहीं देखा है तो लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ME इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले वही अपलोड किया था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या क्या रहा है ये लो, तो बता दिया मैंने, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक कूलम चार्ज पर कितना वर्क कर रहे हो, ये बेसिकली आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपके पास हो गया। अब डेरिवेशन है, यहाँ पर तो ख़त्म नहीं होगी, आगे भी चलेगी, आगे भी इसको लेके चलना होगा। चलो इसको आगे लेके चलता है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर आप कॉन्स्टेंट का साइन हटाना चाहते हो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहते हो, तो आपको लगाना पड़ता है एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यहाँ पर है, देखो ओम्स लॉ की लिमिटेशन भी है। अगर आपने पढ़ रखा है, आप जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है अभी वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी और डिटेल्स भी बताऊंगा। तो अभी बस जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, शायद आपने वो चीज़ें ना सुनी हो। तो यहाँ पर अगर आपको हटाना है प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो लगाना पड़ेगा इक्वल टू, और इक्वल टू के साथ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। अगर आप पेपर में ऐसे लिख कर आते हो, सही तो मान लिया जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा कि आपको कांस्टेंट नहीं पता। तो कांस्टेंट क्या है आपके पास? कांस्टेंट है आपके पास हेयर, अच्छा मैं थोड़ा सा ए के साथ ना एन मिला देता हूँ, तो आई होप आप लोग समझ जाते होंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है आपके पास के। अब के क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है कि कोई भी कंडक्टर कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेके जा सकता है। हर कंडक्टर में ये सलाहियत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे,
हर कंडक्टेंस में ये सलाहियत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो यहाँ पर आपके पास जो के है वो है आपके पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी मेटल की कंडक्टेंस ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा करंट पास करता है। कभी देखा लकड़ी का तार या कभी देखा रबड़ का तार? रबड़ तो कोटिंग हुई भी होती है, पूरा तार ही रबड़ का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट से एक तार मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक तार है, ठीक है, ये मेरे पास एक मेरे मोबाइल का चार्जर है, ठीक है। तो इस चार्जर में जो ये पिन मौजूद है मैं इसको हटा दूं, सिर्फ ये रबड़ का तार हो, इसके अंदर कोई मेटल ना हो, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? मेरा मोबाइल चार्ज होगा? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, बिल्कुल भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्टेंस ही नहीं है, यानी वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, आगे लेकर नहीं जा सकता। हाँ, कर सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज दूँ, मिलियंस का वोल्टेज दूँ, तो इस रबड़ में से भी करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक इंसुलेटर है, रबड़ इंसुलेटर है। कंडक्टेंस जो है वो अक्सर मेटल होते हैं, आपके पास मेटल जो है वो गुड कंडक्टेंस होता है। यानी गुड कंडक्टेंस से क्या मुराद? आपने लफ्ज़ सुना होगा बैड कंडक्टेंस और गुड कंडक्टर, या कंडक्टर सुना होगा, कंडक्टेंस तो नहीं सुना होगा। तो कंडक्टेंस सलाहियत है, जैसे कैपेसिटेंस थी ना, इसी तरह कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस जो है वो सलाहियत है और कंडक्टर हम उसे कहते हैं। कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब उसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आती होंगी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास के वी, के ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत ही कम मिलेगा इस्तेमाल होता हुआ, I = KV। आपको कौन सा फॉर्मूला मिलता है? आपको मिलता है V = IR वाला। अब वो कैसे बनेगा? वो भी इसी से बनेगा। याद रखना कि कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ये क्वेश्चन 1 है। कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यहाँ पर लिख लो। ये पॉइंट तो बच्चे भूलते ही भूलते हैं, तो ये मैं लिखवाऊंगा। मैं सिर्फ वो पॉइंट लिखवाता हूँ जो आप भूलेंगे या याद नहीं रख पाएंगे। कंडक्टेंस इज इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, या उल्टा भी कर लो कि सॉरी रेजिस्टेंस, अच्छा वो देख लिया था, रेजिस्टेंस, TANC, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टर की सलाहियत के वो कितना जो है वो करंट को रेजिस्ट करता है। तो कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? कि करंट को फ्लो ना होने देना। फॉर एग्जाम्पल ये जो अब मैंने अभी तार उठाया था, ये इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब भी करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। और एक सॉलिड बैंड थ्योरी भी आती है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उससे भी ये बात और समझ में आती है। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर जो है, शायद आपने अभी तक पढ़े नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू दिया भी था, तो सेमीकंडक्टर रहने देते हैं, यहाँ पर ही आता है। अब रेजिस्टेंस आती कैसे है ये देख लो। आपके पास, यहाँ बना देता हूँ, आपके पास ये एक वायर है जिसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है, ठीक है, बड़ा करके बनाया है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, वायर के एटम से टकराते हैं। वायर के एटम होते हैं ना वायर के अंदर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वायर के एटम से टकराते हैं तो एनर्जी ज़ाया होती है, जो कि हीट की फॉर्म में होती है। तो वहाँ पर मिलती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे मिलती है? इलेक्ट्रॉन को। यानी इलेक्ट्रॉन एक तार से मोशन कर कर आगे जाना चाहते हैं। एक तार है आपके पास, सिंपल ये वायर है आपके पास, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि भाई हम आराम से निकल जाएं और अपना वर्क कर कर दूसरी चीज़ को ग्लो कर दें, बल्ब को ग्लो कर दें। लेकिन आपको पता है तार तो एक एलिमेंट है, एक मतलब तार तो एक मैटर है, तो मैटर तो एटम से मिलके बनता है ना। तो एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकेंगे, बैरियर का काम करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन उन एटम से टकराएंगे। तो जब भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं क्या होता है? एनर्जी वेस्ट, मतलब एनर्जी जो है वो निकलती है, यानी हीट निकलेगी। आप अपना हाथ अपने हाथ पे रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर तो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेजिस्टेंस हो, लेकिन मेटल करता है रेजिस्टेंस। हर जो आपके पास कंडक्टर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम। और जिन कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होती है उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं जो है वो k की जगह पुट कर दूंगा r, 1/r इक्वेशन 1 में, तो यहां लिख लो पुट 1/r इन इक्वेशन 1। ये पढ़ रखा है ना कि k यहां पर आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आ गया, k इज इक्वल टू 1/r v। r यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, सॉरी r यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, i r, और ये 1 तो v से मल्टीप्लाई होके v ही रहेगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू i r। तो ये है आपके पास ओम्स भाई साहब का लॉ, ठीक है, ओम्स भाई साहब का लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, ये आ गया ओम्स लॉ आपके पास। ये भी था, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल होगा जब भी सर्किट पढ़ते हो ना, तो सर्किट में आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड एक ही चीज़ होती है, इन सब के इर्द गिर्द घूमोगे, वायर, ब्रेडबोर्ड, कैथोड रे, ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलोस्कोप, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। ये छोटी सी डेरिवेशन है, कर लो, बोर्ड के पेपर में आएगी। लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लो, जो ब्लू कलर के लिखा हुआ है ना, इस डेरिवेशन से पहले ये चीज़ लिख लेना जो ब्लू कलर में लिखी हुई है। द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, डायमेंशन, टेम्परेचर etc ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। अब आ जाओ लिमिटेशन पर। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ सिर्फ ओम्स सब्सटेंस पे लगता है। अब ओम्स सब्सटेंस क्या होते हैं, ओम्स सब्सटेंस आपके पास होते हैं मेटल, यहाँ लिख लो, ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये ओम्स सब्सटेंस क्या होते हैं, SUB सब्सटेंस, TANC सब्सटेंस। ओम सब्सटेंस क्या होते हैं, ओम सब्सटेंस मीन मेटल, METEL, मेटल्स। तो ओम्स लॉ सिर्फ मेटल पे लगाया जाता है। ओम्स लॉ जो है वो आपके पास इंसुलेटर पर या बैट कंडक्टर पर अप्लाई नहीं होता, याद रहेगा ना ये बात, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये वर्ड देखा भी था, मैं ढूंढ लेता हूँ, ये ओम्स सब्सटेंस कहा था उन्होंने, यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, नॉन ओम्स अंडर अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम्स लॉ होल्ड टू ओनली फॉर अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ओम सब्सटेंस की बस याद रखना कि ओम सब्सटेंस का मीन होता है, ये लिखा हुआ ओमिक सब्सटेंस, ओम सब्सटेंस नहीं ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस है, ओम सब्सटेंस नहीं है, ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो मेटल्स होते हैं। अब मेटल में क्या क्या आता है, आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर और कार्बन, नहीं कार्बन नहीं बोलिए, कॉपर और इसी तरह से बहुत सारे, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, ओम्स लॉ के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर जो है वो TEMPERATUR, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे या रिमेन अनचेंज रहे। अब क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये तार लिया है और इस तार का मैंने जब टेम्परेचर चेक किया तो 32 सेल्सियस आ रहा है, रूम टेम्परेचर आ रहा है 32, 36 आ रहा है, तो जब ओम्स लॉ इस पे लग रहा हूँ ना, जब मैं ये डेरिवेशन इस पे लगा रहा हूँ, इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर 36 ही रहना चाहिए जो है। अगर 36 से 37 हुआ तो ये लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है वो और बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा हिलेगी तो टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझ लो कि रुकी हुई गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं या चलती हुई गाड़ियों में। फॉर एग्जांपल दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अगर हज़ारों साल तक भी दोनों गाड़ियाँ खड़ी रहें तो उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो गए क्योंकि दोनों मोशन कर रही हैं। तो इसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का तो आपके पास जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन और टकराते हैं, तो फिर ये लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होता। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी सी और लिमिटेशन भी पड़ जाता है। अच्छा हाँ, यूनिट तो मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पर आपके पास जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टर का, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। लोग, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ओम्स ने जो है वो रेजिस्टर का बताया था। ओम्स ने रेजिस्टर का नहीं बताया था, उन सबका रिलेशन बताया था। तो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टर्स इज, रेजिस्टर्स नहीं, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर इज ओम्स। ठीक है, ओम्स। तो क्या यूनिट हुआ हमारे पास? ओम्स जो है वो रेजिस्टर का यूनिट है। जब भी आपको आर पता करने के लिए दें, अगर आपके पास 2 वैल्यू आ रही है तो उसके आगे आप लिखेंगे ओम्स। लेकिन इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये कहते थे मटका, उल्टा मटका बनाना, उल्टा मटका बना सकते हो। तो ये ऐसा सिंबल बनता है, थोड़ा सा बेहतर बनाता है। आई होप आपको उल्टा मटका ही खराब हो गया, तो आई होप आपको थोड़ा सा मैं बेहतर बना रहा हूँ, उल्टा मटका ही लग रहा हो ये। ठीक है, ऐसा इसका सिंबल बनेगा। तो ये ओम्स नहीं लिखना, फिर यहाँ पर ये बना देना। ठीक है, ये बना देना। जब ये बनाओगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ओम्स यानी रेजिस्टर की बात कर रहे हो आप लोग। आई होप समझ आ गया हो। लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, याद रखना ओम्स लॉ एप्लीकेबल जब ही रहेगा जब लेंथ में चेंज ना हो। यानी अगर आप किसी वायर पर ओम्स लॉ लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल जब आप किसी वायर पर ओम्स लॉ लगा रहे थे तो वो इतना था, लेकिन एरर की वजह से वो इतना हो गया है, तो अब इस पे ओम्स लॉ नहीं लग सकेगा। क्यों? क्योंकि अब पहले इतने वायर पे ओम्स लॉ लगा रहे थे, अब ये वायर इतना बड़ा हो गया है तो इसकी रेजिस्टर में तब्दीली आएगी, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू सही नहीं आ रही होगी आपके पास। तो ओम्स लॉ के लिए ज़रूरी है कि मेटल हो चीज़, उसमें टेम्परेचर चेंज ना हो और उसमें लेंथ चेंज ना हो, एरिया चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल डायमेंशंस जो हैं वो सेम रहें, उसमें तब्दीलियाँ वाकई ना हो। ठीक है, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ इज़ एन एम्पेरिकल लॉ विच इज़ फाउंड ट्रू फॉर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट बट नॉट फॉर ऑल। बहुत सारे एम्पेरिकल लॉ का मतलब क्या है कि जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता हो, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा ओम्स लॉ। आप कंडक्टर लें, उसमें से करंट पास करें तो ये लॉ लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं लगेगा, कुछ खास कंडीशनों में लगेगा जो कि मैंने बताई अभी। सब मटेरियल आर नॉन ओमिक अंडर अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास जो है वो जो मटेरियल है वो उसमें करंट ज़्यादा नहीं है तो फिर वो नॉन ओमिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें से करंट पास ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 वोल्ट का करंट एक बड़े तार में पास कर रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा तार है आपके पास, इतना बड़ा एक तार है आपके पास। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, इतना बड़ा आपके पास एक तार है, अब इसमें से मैं 2 वोल्ट का करंट पास कर रहा हूँ तो कहाँ होगा, इतनी बड़ी तो इसमें तार है आपके पास, तो ये फिर नॉन ओमिक बन जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट लेना चाहिए। ओम्स लॉ होल्ड ट्रू ओनली फॉर अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी एक बिल्कुल अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस से ही रिलेट करती है, ये रेजिस्टर में कांस्टेंट होती है। अब वो मैं आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आगे आएगी आपके लिए, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना रेजिस्टिविटी को। एज लॉन्ग एज द करंट फ्लो ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, याद रखना जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, अपना जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक और चीज़ आपको लिखी के दी हुई है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर कैन बी कैलकुलेट बाय जूल्स हीट लॉ वेयर आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टाइम। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला लिख के दिया हुआ पावर डेसिपेशन का, ये फार्मूला है बेसिकली। ठीक है, जो कि आपके पास आई स्क्वायर आर अपॉन टी। अब ये फार्मूला ड्राइव मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ में नहीं आता, ये जब फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब आपके पास कोई कंडक्टर है उसमें से हीट निकल रही है, तो फिर कितनी हीट निकल रही है वो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि कितना करंट उसमें से गुजर रहा है। कोई भी वोल्ट मीटर एम मीटर लेना, पता चल जाएगा, एम मीटर से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि करंट पता कर रहे हो। उसकी रेजिस्टेंस कितनी है लिखी हुई होती है, आयरन की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो लिखी हुई रहती है। जितने भी आयरन है दुनिया में तमाम की रेजिस्टेंस सेम होगी,
और टाइम कितना लग रहा है, ये सब करोगे तो कितनी हीट निकल रही है पता चल जाएगा, याद कर लेना इसे। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन अ नेटवर्क सर्किट। अच्छा, नेटवर्क सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नेटवर्क सर्किट से मुराद यहाँ पर इनका वो सर्किट होगा ना जिसमें से आपका कम्युनिकेशन के सिग्नल गुजर रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना, या आपका जो तार लगा हुआ है घर में नेट का, इस पर ओम्स लॉ नहीं लगा सकते आप क्योंकि इसमें से करंट नहीं आ रहा होता, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर पे नहीं लगा सकते आप, तो नेटवर्क सर्किट पे नहीं लगा सकते। अच्छा, ओम्स लॉ में अगर ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओम्स लॉ में अगर ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ लिख लो STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे कभी भी ओम्स लॉ में अगर ग्राफ बनाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, बेहतर करती है। तो ये बिटवीन लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो फिर और देख लो, ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली टू कैपेसिटर सर्किट। अच्छा, जिस सर्किट में कैपेसिटर्स लगे हुए हों तो उस पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखिएगा। ये उसी सर्किट पर एप्लीकेबल होता है जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर है और रेजिस्टर मौजूद है और वोल्टेज लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है। अच्छा, V6 ग्राफ ऑफ ओमिक्स कंडक्टर इज नॉट रियली अ स्ट्रेट ग्राफ, इट डज शो सम वेरिएशन। अच्छा, V6 एक ग्राफ आपको दिया हुआ है जो कि आपको पेज नंबर 112 पे नज़र आ जाएगा। तो ये आपको क्या कर रहा है, नॉन ओमिक कंडक्टर शो कर रहा है, ठीक है। द V6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स आर मच डिफरेंस फ्रॉम ओमिक कंडक्टर V1, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी आप मेटल के दरमियान वोल्टेज और करंट पे ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। किस तरह की, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप करंट रख लो, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ उल्टा कर लो, बुक में जो है ना यहाँ वोल्टेज लिखा हुआ है, तो इसे वोल्टेज कर लो, इसे करंट कर लो, ठीक है। वाई एक्सिस पे करंट रखा है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपके पास। ये ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा अगर एक्सरसाइज में आएगा। आ जाओ यहाँ पर न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन डेटा क्या है, नज़र आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर है, तो क्लियर होगा। हाँ, गिवन डेटा देख लो क्या था। इसके बाद जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। गिवन डेटा लिख लो, टू फाइंड लिख लो, ठीक है। मैं साइड में हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ 50K ओम्स। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, 50K ओम्स। अब देखो ये जो K है ना, ये है प्रीफिक्स, इसको आपने हटाना पड़ेगा। ओम्स को आप सिर्फ ओम्स कहते हो, SI में K ओम्स नहीं कहते। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, आई थिंक 5000000 हो जाएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5000, 1 2 3 4, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। आगे कहते हैं कि रेजिस्टेंस हुज करंट इज। अब अच्छा, उसमें से करंट जो गुजर रहा है कंडक्टर में से, वो कितना गुजर रहा है, एक करंट भी गुजर रहा है, एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी है और उसमें से करंट आपके पास गुजर रहा है 300 माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो का प्रीफिक्स आपको पता है, इसका फैक्टर होता है 10⁻⁶, ठीक है। फाइंड आपने क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज इससे भी फाइंड कर सकते हो, और वोल्टेज फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था जो कि था W/Q। लेकिन आपके पास R और I गिवन है तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से वोल्टेज पता किया जा सकेगा। ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला आया था, V = IR, ठीक है। I क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई हो गया ये 5000 से, 50,000 से, तो आंसर आ गया। हाथ पे मेरे ना छाला हो गया लिख लिख कर का। अभी इससे पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था ना मैंने, तो उसी वजह से। 15 आ रहा है और बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो 15 वोल्ट आपका आंसर है।
यहाँ पर ये V वोल्टेज के लिए, यहाँ पर ये V सिंबल है वोल्ट का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यूनिट का सिंबल है, वो यूनिट है, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपको भी सीधा ही आ रहा होगा नज़र, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाओ सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन, बल्कि हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा, मैंने डस्टर ले लिया, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप भी करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आप लोगों से शायद नहीं हो पा रहा होगा वो क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है। तो जो मैंने करंट का फॉर्मूला लिखवाया था वो याद रखना, जो मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखवाया था वो याद रखना, और जो मैंने ओम्स लॉ लिखवाया वो भी याद रख लो, वो भी इस्तेमाल होगा। तो आंसर क्या है इसका, ऐसे लिखो। तो इसकी डेरिवेशन है थोड़ी सी ना, इसकी डेरिवेशन टाइप है। तो C इज इक्वल टू क्यू वी, सॉरी उल्टा लिख दिया, Q इज इक्वल टू सी वी। Q क्या है, चार्ज, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि V किसके बराबर होता है, IR के। हेयर लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ, हेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ। हेयर वो बालों वाला नहीं है, ठीक है, ये वो हेयर है यहाँ वाला। तो हेयर देखो, V आपके पास किसके बराबर है ओम्स लॉ के मुताबिक, V इक्वल टू IR। टिप ऑफ द फिंगर पे आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस ये आ गया, रेजिस्टेंस ये आ गई, I को उधर ले जाओ। कुछ याद आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बना। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टर का प्रोडक्ट है वो Q अपॉन I के बराबर होता है, और Q अपॉन I किसके बराबर होता है, करंट का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन T, है ना, हेयर, यही है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अच्छा, तो यही है ना, यही फॉर्मूला पढ़ाया था ना, Q अपॉन T। तो T को उधर ले जाओ, Q को नीचे ले आओ, मतलब T को उधर ले जाओ, I को नीचे ले आओ। तो T इक्वल टू Q अपॉन I। तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं, Q अपॉन I की जगह T लिख सकता हूँ मैं। तो पुट T लिख दो या Q अपॉन I, ये डिवाइड के लिए डाला है मैंने, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये अब क्या आ गया आपके पास, T इक्वल टू CR। तो जो प्रोडक्ट है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का वो बराबर होता है टाइम के, ठीक है। तो ये लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। फिर लिख लो, लिख दूं, बल्कि लिख दूं, आप लोगों का लिख लोगे, आसान तो है, चलो लिख देता हूँ, अभी जगह नहीं है, बल्कि द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस अलग अलग चीज़ है। द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस is equal to टाइम, TIM, जो कि हमारे पास आजकल कम है। तो ये इसका जवाब है, द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, एक चीज़ में हमसे गलती हो गई है, ये ए जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होगा, ये गलत हो गया था, बाकी सही है। द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। आई होप मैंने इतनी जो मेहनत की है, इतना जो लेक्चर आपके सामने डिलीवर किया है, आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने भी खुद लिखा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा काम किया मैंने। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में इसका लिंक शेयर कीजिएगा। और ये जो रोशनी पड़ रही है ना, रोशनी में आई थिंक मैं देख लेता हूँ, वी लिखा हुआ, हेयर वी लिखा है मैंने, ठीक है। अगर नज़र ना आ रहा हो ना, यहाँ लिखा है मैंने बल्कि नीचे है, बल्कि वहाँ रोशनी नहीं पड़ रही। Q इज इक्वल टू CIR, ठीक है।
तो कुछ समझ ना आया पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिटेल में गया हूँ, डिटेल में समझाया है। फिर भी हो सकता है कुछ रह गया हो मुझसे, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ग्रुप में ऐड होना हो तो हो जाना। 1500 उसकी फ़ीस है, जिसमें ये लेक्चर्स आपको और मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश मिल जाएगा और नोट्स तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए।